कई बड़े नेता भी शामिल हैं। मेरा ख्याल है कि आप रेटिंग कर लें, वैसे देख लें, हर बंदे से पूछ लें, तंग आया हुआ है नाको में। कहाँ से हुकूमत आ जाएगी? अगर आएगी तो फिर ये किस तरह आएगी? धांधली से आएगी, उसके अलावा तो कोई है नहीं। पाकिस्तान के इस बार के चुनाव में इमरान खान और परवेज मुशर्रफ जैसे नेता भी मैदान में हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग पिछली बार हुए चुनाव का हिस्सा नहीं थे। वैसे बात अगर मुशर्रफ की हो तो उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। किसी जमाने में न्यायपालिका से सीधा टकराव मोल लेने वाले मुशर्रफ आज मुसीबत पड़ने पर अदालत की शरण में आए हैं। शायद यही वक्त का तकाजा है। देखना होगा कि इन चुनाव के बाद क्या पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलने में कामयाब होगा। और इस खबर के साथ ही दुनिया भर की तमाम खबरें आप विस्तार से देख सकते हैं आज शाम 6 बजे हमारे खास कार्यक्रम दुनिया अपडेट में। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं है। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल है, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कौमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज से तजाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरे में उनके साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर, सांसद एमएस गिल, चंदन मित्रा आदि रहेंगे। 17 अप्रैल तक के इस दौरे में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का तजाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री आदि से मुलाकात का कार्यक्रम है। भारत और तजाकिस्तान के बीच भौगोलिक नजदीकी भी है और ये देश पाक अधिकृत कश्मीर से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तजाकिस्तान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और दोनों देश भाषा समेत सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में भी प्रगाढ़ता आई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी वहां का दौरा कर चुके हैं, जबकि तजाकिस्तान के राष्ट्रपति 5 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में कपड़ा, संस्कृति, स्वास्थ्य, श्रम और रक्षा क्षेत्रों में संबंध विकसित हुए हैं।
Sali will be on an official visit to Tajikistan from 14th to 17th of April. This will be the first ever visit by any Vice President of India to Tajikistan. During his visit, the Vice President is expected to meet with His Excellency Mr. Emomali Rahmon, who is the President of Tajikistan. He will also hold talks with the Prime Minister, the Foreign Minister. एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि डीएमके की समर्थन वापसी के बाद यूपीए कमजोर हुआ है। ऐसे में चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसलिए वे यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनुरोध करने जा रहे हैं कि वे जल्द यूपीए की एक बैठक बुलाएं और प्रधानमंत्री के मुद्दे पर भी फैसला लें। शनिवार को ठाणे में एक प्रेसवार्ता में एनसीपी अध्यक्ष ने यह भी साफ कर दिया कि वे अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के उस दावे पर भी यूपीए के कई नेताओं ने केंद्र सरकार गिराने के लिए पवार से संपर्क साधा था। पवार ने कहा कि एनसीपी के पास केवल 9 सांसद हैं और 9 सांसदों की बदौलत सरकार नहीं गिराई जा सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री उन दावों को भी खारिज कर दिया है कि वे यूपीए के महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा बिल के विरोध में हैं। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने कोयला खदान आवंटन घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट में राजनीतिक दखल की खबर को काल्पनिक करार दिया है। रंजीत सिन्हा ने बताया कि सीबीआई को अभी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करना है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार और पीएमओ अधिकारियों के साथ सीबीआई की अलग बैठक के आरोपों पर सिन्हा ने कहा कि वो इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी बातें केवल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाहिर होनी चाहिए। आपको बता दें कि एक अंग्रेजी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपने से पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार और पीएमओ के अधिकारियों ने सीबीआई के साथ बैठक कर रिपोर्ट में बदलाव करवाए थे। कोल आवंटन घोटाले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में सरकार द्वारा की गई छेड़छाड़ की खबर को लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने बहुत गंभीर मामला बताया है। साथ ही सुषमा ने इसे सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाने का सबूत बताया। दिल्ली में भाजपा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोल आवंटन घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसकी आंच सीधे सीधे प्रधानमंत्री तक जाती है। साथ ही सुषमा ने कहा कि संसद के अगले सत्र में इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने उम्मीद जताई है कि इसी महीने शुरू होने वाले संसद के सत्र के दूसरे चरण में भूमि अधिग्रहण बिल पारित करा लिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री का कहना है कि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि नए विधेयक को सदन में के इसी सत्र में पारित कराया जाए। बड़ोदरा स्थित इरमा संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे जयराम रमेश ने कहा कि हर राज्य में किसानों की भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण किया जा रहा है और किसानों को सही मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में नए भूमि अधिग्रहण बिल को पारित कराना बेहद जरूरी है। प्रेस परिषद के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस काटजू एक बार फिर विवादों में हैं। संजय दत्त की माफी की वकालत करने वाले काटजू ने इस बार 1993 में दिल्ली में कार बम ब्लास्ट के दोषी खालिस्तानी आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा की माफी के लिए अपील की है। काटजू ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की है। खबर उत्तर प्रदेश से है। खादी उद्योग मंत्री राजा राम पांडे को शनिवार को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया गया है। महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में सीएम अखिलेश ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। दरअसल राजा राम पांडे ने शनिवार को प्रतापगढ़ की सड़कों को अभिनेत्री हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित के गालों की तरह बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अभी इन सड़कों का फेशियल हो रहा है, फिर हीरोइन की गालों की तरह बनाया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राजा राम पांडे ने सुल्तानपुर की जिलाधिकारी की खूबसूरती का बखान कर सरकार की किरकिरी कराई थी। प्रतापगढ़ के कुंडा कांड में सीबीआई ने शनिवार को सीओ जियाउल हक की हत्या से जुड़े 3 लोगों को हिरासत में लिया है। नन्हे प्रधान का बेटा बबलू, सुरेश का बेटा बप्पन यादव और फूलचंद शनिवार को सीबीआई की कस्टडी में है। ऐसे में सीओ की हत्या से जुड़े राज खुल सकते हैं। शनिवार को सीबीआई ने बलीपुर से सीओ का मोबाइल
बरामद कर लिया है। हालांकि बबलू ने सीओ की हत्या से पूरी तरह इनकार किया है और कई ऐसे लोगों के नाम बताए हैं जो इस खूनी खेल में शामिल थे। बबलू के मुताबिक सीओ की हत्या नन्हे सिंह ने की है। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। स्वामी मोबाइल फॉर मी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो कहता है मेलों और त्योहारों के सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा कूल। मधुसूदन राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। आम खबरों से अलग ऐसी खबर, दमदार है जिसका वजूद, जिसमें हैसियत है लोगों पर बड़े पैमाने में असर करने की, वही खबर है विशेष। देखिए इस समय पर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अंबेडकर जयंती के मौके पर बसपा के शक्ति प्रदर्शन पर सपा की नजर टेढ़ी हो गई है। लखनऊ के लोहिया पथ पर लगाई गई बसपा की होर्डिंग्स पर सरकार नाराज हो गई और शनिवार को भारी पुलिस बल और पीएसी लगाकर इन होर्डिंग्स को उखड़वा दिया गया। होर्डिंग को नगर निगम दस्ता जब उखाड़ रहा था तब बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मौके पर विरोध भी किया, लेकिन नगर निगम ने कार्रवाई जारी रखा। अब सपा सरकार के इस फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। बसपा ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। खबर यूपी के कुशीनगर से है। यहां के चंदरपुर गांव में लगी भीषण आग में तकरीबन 100 घर जलकर खाक हो गए। इस भयानक अग्निकांड में 2 महिलाओं की भी मौत हो गई है। तेज हवा के चलते आग ने एक के बाद एक घर को अपने आगोश में ले लिया और देखते ही देखते पूरा गांव धू धू कर जलने लगा। सूचना पाकर मौके पर फायर विभाग की टीम भी पहुंची, लेकिन तब तक लगभग पूरा गांव जलकर राख हो चुका था। भाजपा से आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही जदयू के नेता जब दिल्ली में बैठे तो सीधे यू टर्न ले लिया। बीजेपी को आंखें दिखा रही जदयू ने उसे अपना पुराना मित्र करार दिया। जदयू की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था। नरेंद्र मोदी के नाम पर पहले से हाय तौबा मचा रही जदयू अपनी बैठक में इस मसले को ही भूल गई। तल्खी के बजाय बड़ी नरमी से भाजपा ने गठबंधन धर्म निभाने की अपील की और मामला खत्म। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि नीतीश प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं।
वहीं बैठक के बाद नीतीश ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली से मिले। हालांकि इन नेताओं के बीच क्या बात हुई, ये प्रेस को नहीं बताया गया। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। पश्चिम उत्तानासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर मिला लेंगे, अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलें। पहले दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ के हथेलियों को थाइस के पास में रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ कर लें, हल्का सा पीछे की तरफ। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश करें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए अपने ललाट को घुटने की तरफ ले जाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें इसी पोजीशन में और जब वापस आएं तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और साइड से नीचे करें। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएंगे। ध्यान रखें श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए आगे झुकें। जितना श्वास को बाहर निकालकर झुकेंगे और कोशिश करें अपनी बेल्ट लाइन से आगे झुकने की। रिलैक्स। उत्तान पादासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों पैर मिले हुए, अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दोनों हाथ थाइस के पास में। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को 60 डिग्री एंगल पर ऊपर उठाएंगे, सिर, गर्दन और छाती भी, दोनों हाथ भी ऊपर उठा लें। कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें और जब वापस आए तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले सिर जमीन पर रखें, फिर पैरों को आराम से रखें। इस तरह से एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश करें। इस बार सिर जमीन पर ही रखेंगे, सिर को जमीन से ऊपर नहीं उठने देंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों हाथ जमीन पर और पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे सीधा लेकर जाएंगे। फिर से करेंगे एक बार। ध्यान रखेंगे जब वापस आएंगे तो घुटनों से पैर को नहीं मोड़ेंगे, पैर के अंगूठों को देखने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण पर उठाएंगे, दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश करेंगे और फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को बनाए रखें इसी पोजीशन में। और
जब वापस आएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे, पैरों को गिराएंगे नहीं, बिल्कुल धीरे से आराम से रिलैक्स। बेहद उपयोगी है ये उत्तान पादासन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी नाभि अक्सर टल जाती है। उन्हें 60 डिग्री एंगल पर पैरों को इस तरह से उठाकर अपर बॉडी को लिफ्ट करते हुए दोनों हाथ थाइस के पास में रखें और फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए बनाए रखें अपने आप को। इससे जिसकी नाभि अक्सर टल जाती है उनके लिए बेहद उपयोगी आसन है। और जिनके लोअर एब्डोमेन पर एक्स्ट्रा फैट रहता है वे धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण की ओर ले जाएं और ध्यान रखें सिर को नीचे की तरफ रखें और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे ले जाएं। लोअर एब्डोमेन पे जिनके एक्स्ट्रा फैट रहती है उनके लिए भी बेहद उपयोगी है ये उत्तान पादासन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें जिनको स्लिप डिस्क की शिकायत हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर हर्निया की शिकायत हो, इस तरह से दोनों पैर एक साथ ऊपर नहीं करेंगे। वे धीरे धीरे एक एक पैर से ही इस आसन का अभ्यास करेंगे। आज का योग मंत्र है, आंखों की कमजोरी को दूर करने के लिए विटामिन ए और सी से भरपूर फलों का सेवन हमें करना चाहिए, अर्थात संतरा, मौसमी, पपीता, आम आदि का सेवन करना चाहिए और कच्ची सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन हमें करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अनुदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। रहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं की विभिन्न नस्लें और उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता, गन्ना की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट एवं उनका प्रबंधन, आज के समय में दूध की बढ़ती मांग से यह सिद्ध हो गया है कि डेयरी व्यवसाय आज के समय में एक सफल व्यवसाय है, जिसे गांव से लेकर शहरों में छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर व्यावसायिक रूप दिया जा रहा है, जिसकी सफलता का मुख्य आधार उन्नत नस्ल के पशु का चयन है, जो कि देखरेख और खानपान के अनुरूप दुग्ध उत्पादन करता हो। यदि आप नस्ल के चयन पर अनदेखी करते हैं तो यह व्यवसाय आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जिस पशु का प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता कम है और सूखा रहने का अंतराल अधिक है, ऐसे में दुग्ध उत्पादन कम होगा तो लाभ कैसे प्राप्त होगा। इसलिए जब इस व्यवसाय की शुरुआत करें या आपने इस व्यवसाय को अपनाया हुआ है और उचित लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप उन्नत नस्लों के चयन पर अवश्य ध्यान दें, जिसका प्रतिवर्ष दुग्ध उत्पादन क्षमता अधिक हो। तो आइए जानें आज के कार्यक्रम में इस विषय पर यह विशेष प्रस्तुति। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर लगभग 70% जनसंख्या कृषि तथा पशुपालन पर जीविकोपार्जन हेतु आश्रित है और दुधारू पशुओं का पालन कृषि सह व्यवसायों में सबसे सर्वोपरि है
लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः देशी नस्लों का ही पालन किया जाता है, जिससे व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छा दुग्ध उत्पादन नहीं मिलता है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि देशी पशुओं का दुग्ध उत्पादन क्षमता 2 से 3 लीटर या अधिक से अधिक 5 लीटर प्रतिदिन तक ही है, जबकि आज ऐसी उन्नत नस्लों का विकास हो चुका है जिनका पालन करके डेयरी व्यवसाय को अच्छा एवं लाभकारी बनाया जा सकता है। गो पशुओं की कुछ प्रमुख प्रजातियों का वर्णन इस प्रकार है। साहीवाल, यह प्रजाति एशिया महाद्वीप की सबसे अच्छी प्रजाति है तथा इसका जन्म स्थान साहीवाल जिला पाकिस्तान है। इनका शरीर लंबा एवं भारी होता है। इनके शरीर का रंग लाल या पीला लाल तथा कभी कभी बीच में सफेद निशान होता है। इस प्रजाति के पशु के आँखों के पास एक सफेद रंग की धारी होती है। इस प्रजाति का सामान्य तथा अधिकतम दुग्ध उत्पादन 2700 से 3200 किलोग्राम तथा 4500 किलोग्राम प्रति ब्यात है। यह 25 से 30 माह की अवस्था में पहली बार गर्भ धारण करती है। पहले ब्यात की उम्र 37 से 48 माह तथा 2 ब्यातों के बीच का समय 430 से 580 दिन होता है। गौवंश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है हरियाणा। इसका उद्गम स्थान रोहतक और हिसार जिले हैं। यह प्रजाति हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा राजस्थान प्रदेशों में पाई जाती है। इस प्रजाति की पहचान माथे का चौड़ा तथा लंबा होना, पैरों का लंबा होना, इनका रंग प्रायः सफेद भूरा होता है और इनकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 1200 तथा अधिकतम दुग्ध उत्पादन क्षमता 3200 किलोग्राम प्रति ब्यात है। इस प्रजाति के बछड़े कृषि कार्यों के लिए काफी उपयोगी होते हैं, अतः यह हम कह सकते हैं कि यह प्रजाति द्विकाजी नस्ल है। तीसरी प्रजाति थारपारकर। इस नस्ल की उत्पत्ति पाकिस्तान के थारपारकर नामक स्थान से हुई है, जबकि ये हमारे देश में जोधपुर, जैसलमेर तथा कच्छ में पाई जाती है। इनकी विशेष पहचान माथे का चौड़ा होना, पैर का छोटा होना, लंबे ललाट का होना, बड़े थन तथा अच्छी विकसित छेमी का होना, पेट का बड़ा होना, कान के अंदर की त्वचा का पीला होना और पूंछ का जमीन तक लंबा होना है। इस प्रजाति का रंग गाढ़ा भूरा होता है। इनकी मादा की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 1500 किलोग्राम तथा अधिकतम उत्पादन क्षमता 4750 किलोग्राम प्रति ब्यात है। इस प्रजाति के बछड़े कृषि कार्य हेतु काफी उपयोगी होते हैं। पिछले 2 से 3 दशकों में अधिक दूध देने वाली कुछ प्रजातियां जैसे जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन का आयात बाहर के देशों से बड़े पैमाने पर हुआ। आजकल इन प्रजातियों का प्रजनन देसी नस्ल से कराकर संकर प्रजाति के पशु पैदा किए जा रहे हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता तथा रोगाणु अवरोधक क्षमता शुद्ध विदेशी नस्लों की तुलना में ज्यादा है। अतः जो पशुपालक इन उन्नत नस्लों का चयन करना चाहते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी का होना आवश्यक है कि वे इन दुधारू पशुओं की पहचान कैसे करें। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय के बारे में। यह एक विदेशी नस्ल जो कि ठंडे जलवायु में रहना पसंद करती है। इसका रंग काला और सफेद होता है। इसके पीछे का पैर लंबा तथा अगला पैर कुछ छोटा होता है। पीछे का हिस्सा उठा हुआ होता है। इसके गले में गलकम्बल नहीं होता। ऐन बड़ा और दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती हैं। यह गाय 15 से 16 माह में ही गर्भित हो जाती है तथा 23 से 26 माह में प्रथम बार ब्याती है। इसके दुग्ध देने की अवधि 300 से 310 दिन तक होती है और एक ब्यात काल में 8000 से 10000 लीटर दुग्ध उत्पादन की क्षमता रखती है। दूसरी विदेशी नस्ल है जर्सी, जिसका मुंह होल्स्टीन फ्रीजियन की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। आंखें उभरी हुई होती हैं। होल्स्टीन फ्रीजियन की तुलना में इसकी लंबाई कम होती है। इसका रंग हल्का लाल, काला या सफेद भी हो सकता है। 18 से 24 माह में प्रथम बार गर्भ धारण कर लेती है। इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रति ब्यात 5000 से लेकर 7500 लीटर है। इसके दूध देने की अवधि 305 दिन की होती है। किसान भाइयों, इन विदेशी नस्लों के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप अपनी देशी एवं कम उत्पादक पशुओं को गर्भाधान करवा के आने वाली संतति का नस्ल सुधार कर सकते हैं और इस हेतु भारत सरकार ने ब्रीडिंग पॉलिसी के तहत योजना बनाई है, जो कि कार्यरत है। तो किसान भाइयों, अपने समूह में इन्हीं प्रजातियों के नस्लों का पालन करें, जिससे आपको अधिकतम दुग्ध उत्पादन प्राप्त हो सके।